हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। शुरुआत करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर से। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। इनोवेटिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ इसकी थीम है। और गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के लिए 2 नई बटालियन को शामिल किया है। प्रत्येक बटालियन में 1025 सैन्यकर्मी होंगे, यानी 2050 सैन्यकर्मी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। और 15 जनवरी यानी सेना दिवस के दिन पीएम मोदी ने 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है मुंबई में। इनके नाम है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर। आईएनएस वागसीर पनडुब्बी थी। इसके अलावा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में आयोजित हुआ। देखो, अगर पतंग मिठाई महोत्सव कहा जाए तो तेलंगाना बताना, लेकिन अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहा जाएगा तब आप गुजरात बताएंगे। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। जोसेफ ऑन जो है ये राष्ट्रपति बने हैं और नवाब सलाम प्रधानमंत्री बने हैं। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 10वां संस्करण इसका शुरू हुआ है और ये छत्रपति संभाजी नगर में हो रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां संस्करण ये पटना बिहार में आयोजित किया जाएगा। और ड्यूल ईयर भारत और स्पेन ने 2026 को घोषित किया है। ड्यूल ईयर के रूप में दोनों देश मनाएंगे। इसके अलावा 15 जनवरी को दोस्तों मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का नेतृत्व एम राजेश्वर राय जी को सौंपा गया है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि आरबीआई के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिनका आपने किया रिवीजन कल की वीडियो का। अब आज की करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ ये सब कहाँ मिलेगी? ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप पीडीएफ फ्री में, स्टडी मटेरियल फ्री में, क्विज ये सब प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना। साथियों, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का एक्सक्लूसिव सेल स्टार्ट हुआ है। पास प्रो मैक्स आप जानते हो एक नया तरीके का एक इंट्रोड्यूस हुआ है। पास प्रो से भी ज़्यादा अपग्रेडेड होता है, क्योंकि इसमें पास प्रो के सारे फीचर्स तो रहते ही हैं। साथ ही साथ समाधान एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब आपको कोई डाउट रहता है तो आप एआई के जरिए उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। इसमें स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। तो ये अभी तक क्या था कि 1199 का था, यानी कि 1200 के आसपास का था, लेकिन अब ये 747 का हो गया है। मात्र 747 का। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तब, क्योंकि 849 का हुआ है, उसके बाद 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ह्यूज सेल है, 17 और 18 जनवरी तक ही रहेगा, केवल 2 दिनों के लिए। इसका आप फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सब में ये काम आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने स्पेस डॉक्स मिशन के तहत, स्पेडेक्स मिशन जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्पेस डॉक मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग को पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला ये विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत जो है ये बन गया है चौथा देश ये उपलब्धि हासिल करने वाला। स्पार्डेक्स मिशन को मैं एक बार पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं जब ये लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा, ये मिशन दोस्तों अभी दिसंबर में 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था 2024 को, यानी साल के सेकेंड लास्ट दिन 2024 के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि 7 जनवरी को डेट रखी गई थी। मैंने भी उस वीडियो में बताया था आपको कि 7 जनवरी को डॉकिंग होगी, लेकिन हो नहीं पाई। 7 के बाद 9 तारीख को ट्राई किया गया, 9 को भी नहीं हो पाया। 12 को ट्राई किया गया, 12 को भी नहीं हो पाया। उसके बाद 14 को, फिर अब जाकर फाइनली 16 जनवरी को सफल डॉकिंग हुई। अब आप कहोगे ये क्या ट्राई कर रहे थे? इसके तहत ना दो दो सैटेलाइट को आपस में स्पेस में जोड़ रहे थे ला करके, है ना। तो उसमें क्या था कि दोनों ऐसे छोड़े गए थे, और जब आते कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती जब सही तरीके से अलाइन नहीं हो पा रहा था तो उसको टाल दिया जाता, मतलब फिर से घूम जाता वो, फिर एक चक्कर लगा करके आता, फिर उसके बाद दोबारा फिर ट्राई किया जाता कि आ जाओ अब की बार, तो फिर नहीं हो पाता, राउंड करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 प्रयास किया भारत ने, उसके बाद जाकर 16 जनवरी को फाइनली सफल डॉकिंग हो पाई। ये रॉकेट PSLV C-60 से लॉन्च किया गया था। SDX-1 जिसे चेजर कहा गया, और SDX-2 जिसे टारगेट कहा गया। चेजर जो है ये टारगेट पर जाकर के मिलता था। ये डॉकिंग करने का मतलब क्या है, फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा साथियों बहुत होने वाला है,
क्योंकि हम लोग आगे चल करके मून मिशन करने जा रहे हैं, हम लोग आगे चल करके मंगल मिशन करेंगे, मार्स मिशन करेंगे, मून पर, चंद्रमा पर तो हम लोग अपने मनुष्य को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कैसे उतारेंगे हम लोग? अगर एक ही बार में अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किए, कोई ऐसा अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जो पहुंच गया वहां तक, तब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। क्या हो अगर मान लो कोई ऐसा अपना अंतरिक्ष यान हो, उसमें कुछ कमी आ गई, कुछ खराबी आ गई, तो अंतरिक्ष में वो फँसा व्यक्ति है, उसको वहाँ से निकालना हो, तब कैसे करेंगे? तब उस टाइम पर यही स्पेडेक्स मिशन काम आएगा, ये डॉकिंग प्रणाली काम आएगी, क्योंकि डॉकिंग के तहत, डॉकिंग यही है कि वहाँ पर स्पेस में उपस्थित जो भी अपना अंतरिक्ष यान होगा, उससे जाकर दूसरे को कनेक्ट करेंगे और जो अपना बंदा वहाँ पर होगा उसको इस वाले में ले लेंगे, उसके बाद सामने से लेके चले आएंगे, है ना? तो इसलिए ये एक प्रक्रिया है, समझ लो इसका आगे बहुत यूज होने वाला है और ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत बन गया है चौथा देश, मात्र चौथा देश जो ये टेक्नोलॉजी अपने पास रखता है। स्पेस मिशन में हम लोग बहुत आगे हैं, डिफेंस सेक्टर में हम लोग उतने आगे नहीं हैं, पीछे चल रहे हैं, लेकिन स्पेस सेक्टर में तो हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। फिलहाल इसरो की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, याद होगा आपको, एस सोमनाथ की जगह पर 14 दिसंबर को वी नारायणन को नियुक्त किया गया है, 14 जनवरी को, सॉरी, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला, पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में किस देश में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में ये हिस्सा लेने की घोषणा की? तो पीएम मोदी दोस्तों फरवरी 2025 में फ्रांस जाएंगे। फ्रांस में एआई समिट होने वाली है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट होने वाली है। उस समिट में पीएम मोदी हिस्सा होंगे और इमैनुअल मैक्रोन से भी मिलेंगे। इमैनुअल मैक्रोन आप जानते हो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इसमें दुनिया भर की निगाहें हैं, खास करके रसिया की और अमेरिका की निगाहें इस पर बनी है। क्यों भाई, क्यों बनी हुई निगाहें? क्योंकि इसमें भारत हो सकता है और राफेल की डील कर ले। 26 और राफेल लेने हैं हम लोग को। राफेल 4.5G टेक्नोलॉजी का है, कई बार मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी 26 और जरूरत है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको देंगे नेवी को, इंडियन नेवी के लिए ये जरूरत है। तो ये 26 हो सकता है इसी में डील हो जाए फ्रांस से। और 4.5G वाला हालांकि पाकिस्तान को चाइना ने 5G टेक्नोलॉजी वाला दे दिया है, मतलब देने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में इंडिया भी 5G के फाइटर जेट की तलाश में है। तो अब रसिया सोच रहा है हमसे खरीद लो, अमेरिका सोच रहा है हमसे खरीद लो, है ना? चलो मुझे कमेंट करके बताओ कि रसिया का 5G जो फाइटर प्लेन है उसका क्या नाम है, और अमेरिका वाले का क्या नाम है, और चाइना वाला जो दे रहा है 40 ऐसे फाइटर जेट पाकिस्तान को, उसका क्या नाम है? कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा मेहनत करो। अभी परसों की शाम को ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ था, बता करके, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन किया था। चलिए, तो एआई समिट जो है 10 से 11 फरवरी को होगी, 2025 में होगी और फ्रांस में होगी। एआई इनोवेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इनोवेशन, इस पर शासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही साथ सार्वजनिक हित में कैसे काम आए और इसका कैसे फ्यूचर में यूज हो, एथिकल यूज हो पाए, अनएथिकल यूज ना हो पाए, ये सब के लिए ये समिट होगी। ठीक है, तो 90 देश इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन है, रोज रिवीजन करवाता हूँ, रोज आपको याद रखना है। G20 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राजील में हुआ 2024 का। G7 कहाँ हुआ? इटली में हुआ, इटली में हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिक्स कहाँ पर हुआ? रसिया में हुआ। SCO समिट कहाँ पर हुआ? SCO हुआ कजाकिस्तान में। और एक और जरूरी बात, लाओस में हुआ था दोस्तों आसियान समिट। आसियान समिट कई बार एग्जाम में इस बार पूछे गए रेलवे के, कई आसियान समिट के। ठीक है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में अभी किया गया और भारत 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पटना बिहार में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। ठीक है, अगला, टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं अब नोवाक जोकोविच। भी का क्या मतलब? भी का मतलब कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले भी यही हैं। अब तक 24 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं और अभी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी चल रहा है, अभी तो इसके विजेता की घोषणा हुई नहीं है, अभी तो मैच चल रहा है। तो फिलहाल ग्रैंड स्लैम ये सबसे ज्यादा खेल चुके हैं टोटल मैच, है ना? तो कितने मैच खेले हैं इन्होंने? 430 मैच से ज्यादा खेल लिए हैं, अभी और भी बढ़ेगा इनका। तो 430वें पर तो रिकॉर्ड तोड़े हैं ये रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर ये 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे और ये रिटायर हो चुके हैं। नोवाक जोकोविच अभी चल रहे हैं। राफेल नडाल जो हैं ये अभी कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले मतलब, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये 3 लीजेंड खिलाड़ी थे
तो मतलब समझ लो ये पुराने खिलाड़ी थे, यही तीनों के बीच में जीती हो रहा था अभी तक। लेकिन अब इसमें से 2 रिटायर हो गए, नोवाक जोकोविच बचे हैं, बहुत जल्दी ये भी रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन अभी इनके नाम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष सिकल का 24 बार का रिकॉर्ड है, ठीक है। और 379 ये जीत चुके हैं अपने पूरे करियर में। मैच की बात कर रहे हैं, खिताब तो ये 24 बार, मैच होता है ना, कई टूर्नामेंट में कई मैच होते हैं, लास्ट में फाइनल होता है। तो 379 जीत चुके हैं, 51 बार हारे हैं मात्र। मतलब इनकी जीत का प्रतिशत देखो 0.881 है, मतलब 88% समझो आप इसको। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है साथियों डॉक्टर के.एस. चौहान ने, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज। तो इसका अभी सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है। के.एस. चौहान जो है ये वॉल्यूम 1 इसको लॉन्च किए हुए हैं, और इसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि संसद के अभी जब उपराष्ट्रपति हैं तो ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो इन्होंने इसका विमोचन किया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ और पुस्तकें जो पिछले दिनों में लॉन्च हुई थे उनका रिवीजन करेंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें जम्मू कश्मीर के पूरे इतिहास के बारे में बताया गया था। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। द अनयील्डिंग जज, ये गौरी ग्रोवर ने लॉन्च किया था। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। दलाई लामा का खुशी का रहस्य, डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा। व्हाई भारत मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट बुक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लिखा। माँ मदर, अर्जुन राम मेघवाल की पुस्तक। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा की पुस्तक। और फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने लिखा। अपनी भी एक पुस्तक आई है, हमने भी लिखा है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। ये करंट अफेयर की पुस्तक 2024-25 में आपके टेबल पर होनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम्स, आप सब में ये यूजफुल पाएंगे। और आप जाकर इसके रिव्यू रेटिंग देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो आप लोग जाइए, इस बुक को अभी ऑर्डर कीजिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इंग्लिश में जिनको चाहिए, इंग्लिश में स्पायरल नोट्स बना करके दी जा रही है, तो जिनको इंग्लिश में चाहिए तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है ना, 9467। इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और आप तक कोरियर कराया जाएगा स्पायरल नोट्स इंग्लिश में। भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी 2025 के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी के बीच में एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक शुरू किया है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 16 से 19 जनवरी तक चलेगा। भारतीय सेना होगी, भारतीय वायुसेना होगी और कुछ स्पेशल फोर्सेस भी इसमें रहेंगी। तो 16 से 19 जनवरी तक उत्तरी सीमाओं पर यह होगा, ठीक है। चलिए इससे पहले के एक्सरसाइज को हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे अभी सूर्य किरण हुआ था भारत नेपाल के बीच में। सेलिनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये भारत श्रीलंका के बीच में हुआ। डिजर्ट नाइट, ये भारत फ्रांस और यूएई करता है, अरब सागर में हुआ। हारिमाऊ शक्ति भारत मलेशिया के बीच में होता है, मलेशिया में हुआ। अग्नि वॉरियर दोस्तों ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में, महाराष्ट्र में हुआ है। यहीं पर अजय वॉरियर याद रखना, अजय वॉरियर अगर रहेगा तो वह भारत और यूके करेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। सिनबैक्स एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है, सिनबैक्स, ठीक है ना, तो ये ऐसे रहेगा सिनबैक्स। तो ये कंबोडिया और इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज था, भारत और कंबोडिया के बीच में, सी रहेगा यहाँ पर। और सारेक्स, ये भारतीय तटरक्षक बलों ने किया है। अस्त्र हिंद आप ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, आस्त्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंदू से हिंदुस्तान, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पूरे महाराष्ट्र में हुआ। पूर्वी प्रहार भारतीय सेना ने किया। अगला, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई महोत्सव का आयोजन किया गया? गान नगाई महोत्सव ये मणिपुर में आयोजित हुआ। ये जो नागा कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके बीच ये फेस्टिवल होता है, गान नागाई, इसलिए नागाई इसमें नाम दिया गया है। तो मणिपुर का एक फेस्टिवल है और ये जलीगांगरो समुदाय का सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई का उत्सव होता है। गान नगाई का मतलब होता है शीत ऋतु का उत्सव, ठीक है। मणिपुर साथियों अपने फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं, मैंने आपको कई सारे याद कराए हैं। चलिए कुछ रिवीजन करते हैं। संगाई महोत्सव याद होगा आपको, सिरुई लिली महोत्सव, संतरा महोत्सव याद होगा आपको, संतरा महोत्सव। कचाई लेमन याद होगा। नाता संकीर्तन याद होगा, ठीक है ना। अमूर फाल्कन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अमूर फाल्कन महोत्सव भी आयोजित किया गया था, ठीक है ना। अमूर फाल्कन कई बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है। और अभी एक और निकोल चौकोबा महोत्सव मनाया गया था। मणिपुर कहाँ पर है? मणिपुर देखे हुए आप इंडिया के मैप में यहाँ पर दिख जाएगा मणिपुर। मणिपुर कैसे याद रहेगा कि नीचे है कि ऊपर है? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, नागमणि। नागमणि मतलब कि नाग ऊपर है, मणि नीचे है। पहले नाग आता है ना, तो यहाँ नागालैंड ऊपर रहेगा, नीचे मणिपुर रहेगा, और उसके नीचे मिजोरम। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि मणिपुर बताओ किस में से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो अगर पूछा जाएगा यहाँ पर, तो आप बताओगे ये अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप नागालैंड की जगह मणिपुर सोच लिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, तो वहीं पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंसाने के लिए। चलिए, फिलहाल मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील के ऊपर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये चूंकि झील के ऊपर है इसलिए ये शिफ्ट होता रहता है। इसीलिए दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग ये नेशनल पार्क है, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। दुनिया का इकलौता है, और पूछा गया एग्जाम में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ। तुजू दर्रा कई बार पूछा गया है, ये याद रहेगा आपको। चलिए, 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में यहाँ से और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अजय कुमार भल्ला जी ये पूर्व सचिव थे, और इनको बनाया गया है यहाँ का गवर्नर, अभी नए नए बने हैं। एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अगला, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो कई बार क्या होता है ना, ड्रोन का एक साथ अटैक होता है, कई ड्रोन एक साथ आकर के अटैक करते हैं, या कई मिसाइल छोटी छोटी एक साथ आकर अटैक करती हैं। तो उनको कैसे रोका जाए? तो उनके लिए भारत ने बनाया है एक भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जो होगा ये ऐसे मिसाइलों को रोकेगा। जैसे इजराइल का है ना आयरन डोम। आयरन डोम क्या करता है? यही तो करता है कि जब हमास वाले छोटे छोटे मिसाइलों का एक साथ 4000 5000 एक साथ लॉन्च कर देते हैं, तो वो बहुत तेज से सायरन की आवाज आती है और जा करके उड़ उड़ करके सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करता है अंतरिक्ष में। तो कुछ वैसा ही भारत ने भी डेवलप किया है, क्योंकि भारत के ही भी जो दुश्मन देश है वो पड़ोस वाला ही है। जब पड़ोस वाला दुश्मन देश होता है तो उससे खतरा ये होता है कि वो छोटी मिसाइलें ज्यादा मारता है, क्योंकि भाई दूरी है नहीं, तो छोटी मिसाइलें ज्यादा मारेगा। तो छोटी मिसाइलों की दिक्कत ये होती है कि ये रडार वगैरह में पकड़ नहीं आते हैं, तो और बहुत नीचे ही क्योंकि रहते हैं, लोड लेटेंसी पर रहते हैं। तो ऐसे में भारत ने बनाया है भार्गवास्त्र। ये भी आयरन डोम की तरह काम करेगा, ये अपना इंडियन वर्जन है आयरन डोम का, और ये ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना। तो ड्रोन से जो अगर कोई अटैक होगा या छोटे मोटे ड्रोन का डिस्ट्रॉय करना होगा, एक साथ अटैक होता है, तो ये काम आएगा। रेंज इसकी बहुत कम होती है, 5 से 6 किलोमीटर की ही रहेगी, और अभी उड़ीसा के सीवार्ड फायरिंग रेंज में ये इसका परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण किया है सोलर ग्रुप की ही एक सहायक कंपनी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ईईएल जिसे कहते हैं, उसने बनाया है। अगला, जनवरी 2025 में किस देश ने तरुण दास को ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो तरुण दास साथियों ये अभी सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए तरुण दास जी को दिया गया। तरुण दास कौन थे? तरुण दास ये फॉर्मर CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। तो इनको अभी सिंगापुर ने अपने हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया हुआ है। 2004 में भी इनको सिंगापुर ने सम्मानित किया था, सिंगापुर पब्लिक सर्विस मेडल दिया था इनको, तरुण दास जी को। क्यों इनको अवार्ड देता है? क्योंकि भारत और सिंगापुर के रिलेशन को मजबूत करने में इनका काफी अहम योगदान रहा है। भारत ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी ना, उस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत और सिंगापुर और ऐसे बहुत सारे जो ईस्ट के कंट्रीज हैं उनसे रिलेशन अच्छे हुए हैं भारत के। तो इसमें तरुण दास का अहम रोल रहा था, इसलिए इनको सम्मान दिया गया है। अगला, हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट टीम में सबसे तेज शतक जड़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बन गई हैं अभी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने मात्र 70 गेंदों में 100 पूरा कर लिया, सेंचुरी लगाई, और इसके साथ ही ये बन गई हैं भारतीय सबसे तेज महिला शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ियों में। हरमनप्रीत कौर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, इसी मैच में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर भी बनाया अपना वनडे का। वनडे में 50 ओवर में 435 रन बना डाले भारत ने। किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था, सबसे हाईएस्ट स्कोर बना भारतीय महिला टीम का। अच्छा, ये स्कोर इतना बड़ा था कि भारतीय पुरुष टीम वाले भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया इसने। मतलब भारतीय पुरुष टीम 418 रन का अभी तक मैक्सिमम स्कोर बनाई है, और भारतीय महिला टीम ने 435 रन का बना लिया। अगला, भारत की पहली निजी कंपनी कौन बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना ग्रुप है? तो दोस्तों ये बन गई है पिक्सेल।
पिक्सेल जो कंपनी है, डबल एक्स रहेगा इसमें, पिक्सेल कंपनी जो है ये एक स्टार्टअप है भारत का और प्राइवेट स्टार्टअप है, निजी है, बेंगलुरु बेस्ड है। इसने पहला इंडियन प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च किया हुआ है। तो इसके तहत एक प्रकार के उपग्रहों का समूह लॉन्च किया गया। देखो जैसे स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स ने अपना स्टारलिंक लॉन्च किया है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत वो 60,000 सैटेलाइट का गुच्छा बना रहा है पृथ्वी पर चारों तरफ, तो जिससे वो स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। हालांकि उसका उद्देश्य दूसरा है, स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करना। यहाँ पर पिक्सेल और दिगंत तारा ने मिल करके जो स्पेस एक्स के ही रॉकेट से लॉन्च किया है, ये इसका उद्देश्य दूसरा है। इसका उद्देश्य ये है कि पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वो सैटेलाइट है या कुछ भी है, उन सब की ये निगरानी करेगा। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला ऐसा वाणिज्यिक उपग्रह है, कमर्शियल सैटेलाइट है, जो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, यानी स्कॉट है। तो इसके प्रक्षेपण की घोषणा अभी इन्होंने की है। इसमें 150 से ज्यादा बैंड में पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिलती है, तो आप जाकर वहां से सॉल्व कर सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी जाग्रेब होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब हरियाणा में। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बताओ कुंभ मेला किस किस नदी के किनारे मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, तो आप में से कुछ ही लोगों ने कमेंट किया था, सभी लोगों ने नहीं किया था। तो जो मैं बीच में क्वेश्चन पूछा करूँ उसका कोशिश किया करो, कमेंट में जरूर आंसर किया करो, ठीक है ना। चलिए फिलहाल सीआईएसएफ की नई स्वीकृत बटालियन में से प्रत्येक के कुल कितने कर्मी होंगे ये आप बताइए। अभी आज की ही वन लाइनर में मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा, हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों का आप आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी बता देना साथ ही में, इसमें सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, है ना। और पुस्तक को अगर नहीं ऑर्डर किया हो, जाओ जल्दी से अमेजन फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर जाकर ऑर्डर कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।